नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल पाकिस्तान घुटने टेक दिया है भारत के सामने, आखिरकार व्यापार शुरू करने के लिए गिड़गिड़ाया। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब भारत भेजेगा चीनी और कॉटन। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, कपास को लेकर भी हटा दिया है बैन। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों भारत दुनिया भर में सप्लाई करेगा हथियार, अमेरिका भी है इस लाइन में। जी हाँ, भारत अब इजराइल यूएई जैसे देशों को भी बेच रहा है हथियार। जानेंगे स्वदेशी का डंका कैसे बज रहा दुनिया में। तीसरी बड़ी अपडेट, फ्रांस से 3 और राफेल विमान बिना रुके सीधे भारत पहुंचे। चीन और पाकिस्तान को लगा करारा झटका। कोविड-19 दुनिया भर में बेकाबू, फ्रांस में लगा लॉकडाउन। देश व्यापी लॉकडाउन लगाने का मैक्रों ने किया ऐलान। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका विरोधी गोलबंदी, चीन की नई मुहिम। 6 देशों की यात्रा कर रहा चीन का विदेश मंत्री, अमेरिका के खिलाफ शुरू की रणनीति, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहा है और इस बीच मतदान के बीच 70%, 4 बजे तक हुआ मतदान, हुई जमकर हिंसा। नंदीग्राम में टीएमसी के गुंडों ने मचाया उत्पात, ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी काले कानूनों का पुरजोर विरोध करते हैं, मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल पाकिस्तान भारत से फिर शुरू करेगा व्यापार। कश्मीर से 370 हटने के बाद से ठप था ट्रेड, घुटने पर आया इमरान खान। कहा चीनी और कॉटन भेज दो भैया वरना हो जाएंगे कंगाल। आखिरकार पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान सरकार ने अब भारत से चीनी और कपास कॉटन खरीदने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री मोहम्मद अजहर ने कहा है कि इमरान खान सरकार 2 सालों में जारी बैन को वापस लेने का फैसला किया है। अजहर ने कहा है कि फिलहाल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी ECC ने बुधवार को भारत से 5 लाख टन चीनी खरीदने का फैसला किया है। अजहर ने कहा है कि भारत में चीनी की कीमत काफ़ी कम है, ऐसे में हमने भारत से चीनी खरीदने का फ़ैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जून के महीने में भारत से कॉटन का भी आयात करेगा। उन्होंने कहा है कि भारत से कॉटन आयात पर बैन लगा दिया गया था, जिसमें देश का स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी बुरा असर हुआ है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सुझाव अनुरूप भारत से कॉटन आयात करने का भी फैसला किया गया था। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द डॉन ने कहा है कि फ़िलहाल भारत से आयात दोबारा शुरू होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध में मजबूती आएगी। आपको बता दें कि जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस ले लिया था, तो उसके विरोध में इमरान खान सरकार ने अगस्त 2019 में भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ख़त्म करने का फैसला किया था। उसने इस्लामाबाद में इंडियंस हाई कमीशन को भी बर्खास्त करने का फैसला किया था। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही, घुटने पर आया इमरान। हम चलते हैं अगली अपडेट। अब भारत इजराइल यूएई जैसे देशों को बेच रहा हथियार, भारत अमेरिका को भी खरीदार बनाने की कोशिश। रक्षा मंत्रालय कई देशों से हथियार को खरीद करता है। अच्छी खबर यह है कि इनमें से कई देश अब भारत से भी छोटे हथियार खरीदने लगे हैं। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार आयुध फैक्ट्रियों द्वारा इजरायली, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बुल्गारिया आदि देशों को हथियार की बिक्री की जा रही है। यूएई ने सर्वाधिक खरीद की है। इसके अलावा फ्रांस समेत यूरोप के कुछ देशों एवं अमेरिका को भी हथियार पर बिक्री के लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो हथियार इन देशों को बेचा जा रहा है वो उतनी उच्च क्षमता के नहीं हैं जो हम उनसे खरीदते हैं। फिर भी आयुध फैक्ट्रियों के लिए इन 2 देशों को हथियारों की बिक्री फायदे का सौदा साबित हो रहा है। इन देशों को सबसे ज़्यादा 155 mm की तोपें बेची गई हैं, जो DRDO द्वारा विकसित की गई है तथा आयुध फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित की जा रही है। आपको बता दें कि भारत इजराइल, स्वीडन, यूएई समेत कई देशों के हथियारों को खरीद रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फ्रांस से 3 और राफेल फाइटर जेट बिना रुके सीधे भारत पहुंचे। यूएई में आसमान में भरा गया ईंधन।
फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान बुधवार को भारत पहुंच गए हैं। भारतीय वायुसेना के अनुसार ये विमान फ्रांस के इतरे हवाई अड्डे से उड़े और बिना कहीं रुके सीधे भारत पहुंच गए हैं। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर बताया है कि फिलहाल रास्ते में संयुक्त अरब अमीरात के विमान ने लड़ाकू विमानों में आसमान में भी ईंधन भरा है। उसने कहा है कि फिलहाल इन विमानों से भारत की हवाई ताकत और बढ़ेगी। 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। इसमें करीब 4 साल पहले फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए से 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया गया था। इन विमानों को पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला में एक कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रोन ने देशव्यापी लॉकडाउन का दिया आदेश। 3 सप्ताह तक बंद रहेंगे स्कूल। जी हाँ, फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर ने सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने को मजबूर कर दिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बुधवार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया और कहा है कि स्कूलों को 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाएगा ताकि कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर को पीछे ढकेलने में मदद मिले। नहीं तो तीसरी लहर हॉस्टलों पर भी भारी पड़ सकता है। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि अगर अभी हमने ठोस कदम नहीं उठाया तो हम कोरोना पर नियंत्रण खो देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल इमैनुअल मैक्रोन ने शनिवार से 4 सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। टेलीविज़न पर प्रसारित एक संदेश में उन्होंने कहा है कि इस दौरान केवल ज़रूरी सामान की दुकानों को खुलने की इजाज़त होगी। लोगों को दफ्तरों की बजाय घर से काम करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दौरान सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरीके से रोक होगी। बिना उचित कारण के अपने घरों में 10 किलोमीटर से अधिक दूर जाने पर भी रोक होगी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अमेरिकी विरोधी गोलबंदी की मुहिम में चीन का नया मोर्चा। वांग ई ने की 6 देशों की यात्रा। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग ई की पश्चिमी एशिया के 6 देशों की यात्रा ने एक बात साफ कर दिया है कि मानवाधिकार जैसी पश्चिमी देशों की चिंता उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवाधिकार हनन के सवाल पर किसी देश के अंदरूनी मामले में किसी देश के दखल का चीन खुला विरोध करेगा। गौरतलब है कि अपनी पश्चिमी एशिया यात्रा के दौरान वांग उन देशों में गए जहां पश्चिमी समझ के मुताबिक निरंकुश शासन है। वांग ने सऊदी अरब, टर्की, ईरान, यूएई, बहरीन और ओमान की यात्रा की है। इसमें टर्की औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आम धारणा है कि राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोगान के सत्ता में आने के बाद वहां तानाशाही प्रवृत्तियां हावी हुई हैं। ईरान खुद को इस्लामी लोकतंत्र कहता है, लेकिन वहाँ सर्वोच्च सत्ता धर्मगुरु के हाथों में है। बाकी चारों देश राजधानी है, राजशाही है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। कोरोना वायरस के स्रोत पर चीन और WHO आमने सामने। टेड्रोस बोले जांच टीम से चीन के नए आंकड़े छुपाए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर, चीन फिर से एक्सपोज होता दिख रहा है। दरअसल कोरोना के स्रोत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन आमने सामने आ गए हैं। संगठन के निर्देशक टेड्रोस एडोनोम ने सीधे तौर पर कहा है कि फिलहाल चीन ने कोरोना वायरस के प्रारंभिक आंकड़ों को वैज्ञानिक के जांच दल से छिपाया है। इधर चीन ने इन आरोपों को गलत बताते हुए सभी आंकड़े जांच दल को सौंप दिए जाने की बात कह रहा है। WHO की टीम की जांच रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से तथ्यों के सामने न आने पर आलोचना की जा रही है। रिपोर्ट्स में न तो तेल से वायरस लीक होने पर विस्तृत जांच है और न ही कोरोना के स्रोतों का ही स्पष्ट रूप से पता चल सकता है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। चीन ने दुनिया को सौंपा विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप। एलियंस की करेगा तलाश। दरअसल चीन ने बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े सिंगल अपर्चर टेलीस्कोप को आधिकारिक रूप से विश्व भर के खगोलवादी के लिए खोल दिया गया है। चीन का दावा है कि यह दुनिया का सबसे संवेदनशील टेलीस्कोप है और ये 500 मीटर का अपर्चर टेलीस्कोप पहले के रेडियो टेलीस्कोप से 2 गुने एरिया को कवर कर सकेगा और इसकी रीडिंग 3 से 5 गुना ज़्यादा सटीक होगी। इस टेलीस्कोप का नाम तियानवान है और जिनका चीनी भाषा में अर्थ स्वर्ग की आंख है। आपको बता दें कि फिलहाल चीन का ये विशाल टेलीस्कोप देश के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत गुंझोउ के डोंगवाना में स्थित है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। फिलहाल सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है। आपको बता दें ममता बनर्जी जमकर हंगामा हुआ है टीएम से। आपको बता दें वोटिंग लगातार जारी है और अगर पिछले 4 बजे तक की बात करें तो लगभग 68% मतदान हो चुका है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें जहाँ 70% मतदान 4 बजे तक हुआ, कई जगहों पर हंगामे की भी खबर निकल के आ रही है। नंदीग्राम में ही टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला भी कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि निर्दोष लोगों और भाजपा पर फेंका गया एक एक पत्थर टीएमसी के निवास का रास्ता तैयार करेगा। दीदी अपने बंगाल की चुप्पी की कमजोर समझकर बड़ी गलती कर रही हैं। आपकी हिंसा का जवाब लोग इस बार भाजपा को ला कर देंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 71% मतदान रहा। आपको बता दें कि ममता ने भाजपा पर आरोप लगाया है, लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी पर ही आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी पूरी तरीके से गुंडों के दम पर चुनाव लड़ रही है और गुंडा राज, माफिया राज पूरी तरीके से हावी हो चुका है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने स्पष्ट तरीके से ये बात कह रही हैं कि हालात के वक्त पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों ने खराब कर रखा है। इस बीच आपको बता दें, आज फिर से ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगे हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम में मतदान केंद्रों का जायजा ले रही थी और इसी दौरान लोगों ने जय जय श्री राम के नारे लगाए, खूब लगाए। तब ममता बनर्जी फिर बौखला गई और यही कारण है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट की वजह साफ साफ दिखने लगी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ऐसी कोई जनजाति नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। असम के कोकराझार में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम की कोकराझार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने राज्य के लोगों को पानी, बिजली, गैस और सड़क जैसी मूलभूत चीज़ों के लिए तरसा दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार ने यहां चाय बागान के कार्यकर्ताओं के अलावा महिलाओं के विकास के लिए भी जमकर काम किया है। उन्होंने कहा है कि असम के लोगों को महाझूठों से बचने की ज़रूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसी कोई जनजाति नहीं है जिनसे कांग्रेस ने विश्वासघात न किया हो। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने असम को बम और बंदूक के रास्तों में झोंक दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोकराझार में मेडिकल कॉलेज का काम तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा कई और प्रोडक्ट्स पर तेज़ी से काम चल रहा है। बीजेपी ने बोडोलैंड की संस्कृति और पहचान को भी कायम रखने का प्रयास किया है और ये दायित्व भी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल संजय रावत के कतरे जाएंगे पर अरविंद सावंत को शिवसेना ने बनाया मुख्य प्रवक्ता। जी हाँ, शिवसेना ने अपने लोकसभा सांसद अरविंद सावंत को पार्टी का प्रमुख नियुक्त कर दिया मुख्य प्रवक्ता। गौरतलब है कि सावंत पहले पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं। 2019 में जब पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में थे तो केंद्रीय कैबिनेट में शिवसेना के अकेले मंत्री थे। उधर संजय रावत के पहले से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहते हुए सावंत की नियुक्ति के रावत पर काटने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। शिवसेना ने बुधवार को पार्टी का मुखपत्र सामना में अपने प्रवक्ताओं की नई सूची प्रकाशित की। राज्यसभा सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक संजय रावत को पिछले साल सितंबर में पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया था। सावंत को शिवसेना प्रमुख नियुक्त करने का कदम रावत के उस बयान के बाद आया जिसमें महाराष्ट्र के राकांपा नेता अनिल देशमुख को एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर बता दिया था। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल अभिनेता रजनीकांत को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की इसकी घोषणा। जी हाँ, दरअसल सुपरस्टार रजनीकांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस खबर की घोषणा भी कर दी है। हिंदी और साउथ सिनेमा में अपना शानदार योगदान देने के लिए रजनीकांत को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्विटर से ये पोस्ट शेयर भी किया है और जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये अनाउंस करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडियन सिनेमा के दिग्गज कलाकार रजनीकांत को दिया जाएगा। रजनीकांत ने सिनेमा की दुनिया में बतौर एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर काम किया है। 71 साल के रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। अपने कैरियर की शुरुआत रजनीकांत ने तमिल फिल्म अपूर्वा रागम लाल ने की थी और इस फिल्म में रजनीकांत के साथ कमल हासन और श्रीविद्या भी थी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, कोरोना की नई लहर हुई विकराल 24 घंटे में 72,000 नए केसेज आए हैं और लगभग 500 के करीब लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। इस बीच बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 72,000 नए केसेस सामने आए हैं। यही नहीं, मौत का आंकड़ा भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। 500 के करीब लोगों की मौत हो गई है। अब देश में कोरोना के कुल लगभग 1,22,21,000 केसेस सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,14,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल
देश भर में 5,84,000 एक्टिव केसेस हैं। इस तरीके से देश देखे तो एक्टिव केसेस की संख्या में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है। जब तक बात करें अगर हम 6.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जहां पर असम में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस गठबंधन को बीपीएफ उम्मीदवार बसुमतारी हुए भाजपा में शामिल। जी हाँ, दरअसल असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। इसी बीच विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधन को झटका लग गया है। दरअसल इस गठबंधन में शामिल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ एक उम्मीदवार ने पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी का हाथ दामन थाम लिया है। असम के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है। हालांकि उम्मीदवार रंगजा खांगुर, जिन्हें रामदास बतसुरी के नाम से जाना जाता है, ने फ़ोन पर इसकी पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल छोटी बचत योजना पर पुरानी दरों से मिलेगा ब्याज। वित्त मंत्री ने दिया कटौती वापस लेने के निर्देश। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने जो कल छोटी बचतों पर ब्याज दरें घटाई थी, उसे वापस ले लिया गया है। अब सभी छोटी बचतों पर पुरानी यानी 2020 और 21 की दरें लागू होंगी। कल सरकार ने छोटी बचत पर ब्याज दरों में कटौती करके आम लोगों को बड़ा झटका दे दिया था। सरकार ने बचत खातों, पीपीएफ, टर्म डिपॉजिट, आरडी से लेकर बुजुर्गों के लिए बचत योजनाओं तक पर ब्याज दरों में कटौती कर दी थी और कहा गया था कि नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी और 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि सरकार ने इस फैसले को बदल दिया है पूरी तरीके से। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों आधार पैन लिंक कराने की लास्ट डेट आखिरी घंटों में बढ़ी, अब 30 जून तक का है समय। जी हाँ, कोरोना संकट या किसी अन्य वजह से अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अब लिंक नहीं करा सके हैं, तो आपके लिए राहत की बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 3 और महीने की मोहलत देते हुए अंतिम तारीख 30 जून तक कर दी है। पहले ये तारीख बुधवार 31 मार्च को रात 12 बजे खत्म हो रही थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को लिंक कराने की अंतिम तारीख खत्म होने से महज चंद घंटे पहले ही लोगों को बड़ी राहत दे दी है और केंद्र ने कोरोना महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दी है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, AIMIM का सांसद जलील ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। अब आप समझिए, शिवसेना सरकार मौन पड़ी है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, फिलहाल बीजेपी अभी भी सक्रिय और FIR दर्ज करा दिया है। दरअसल पूरे महाराष्ट्र और औरंगाबाद में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही है। ये जनप्रतिनिधि कम जिहादी ज़्यादा हैं। AIMIM का सांसद इम्तियाज़ जलील ने कोविड-19 की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं और लोगों को अपने साथ लेकर कोरोना फैलाया है। आपको बता दें, लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय से लगा था और लॉकडाउन हटने के बाद ये जश्न मना रहे हैं। कोरोना तेजी के साथ बेकाबू हो रहा है और इन्हें जश्न लगा है। तो अब आप समझिए किस तरीके से ये लोग एक्शन, हालांकि बीजेपी जो है इस पर FIR दर्ज कराई है और एक तरीके से शिवसेना सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि शिवसेना आखिर किसके दबाव में है जो इन जिहादियों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।